friends, today we are going to learn a synopsis. The Swiss Family Robinson is written by Swiss clergyman Johann David Weiss. Clergy it means here ईसाई चर्च का पुरोहित। स्विस पादरी जॉन डेविड वायर्स द्वारा लिखित उपन्यास केवल एक साहसिक कार्य नहीं है। इसका उद्देश्य युवा लोगों को आत्मनिर्भरता, दृढ़ संकल्प, अपने परिवार के लिए प्यार, सहसंचालन और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग जैसे मूल्यों को सिखाना है। इसमें प्राकृतिक विज्ञान और यहाँ तक कि गणित से संबंधित अच्छे पाठ भी है। उपन्यास के कुछ तत्व वास्तविकता को भी एक निश्चित सीमा तक बढ़ाते हैं, लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि यह कल्पना का काम है, न कि तथ्य की फाइल। नीचे दिए गए एक सारांश है इसकी मूल कहानी की एक रूपरेखा। William, Elizabeth, and their children had been traveling in a ship. When the ship was caught in a great storm, the other passengers evacuated without them. William and his family, including the young children Fritz, Ernest, Jack, and Franz, were left to survive alone. विलियम, एलिजाबेथ और उनके बच्चे जहाज में यात्रा कर रहे थे जब जहाज एक महान तूफान में फंस गया था। अन्य यात्री उनके बिना ही बाहर निकल गए। विलियम और उनके परिवार सहित छोटे बच्चों फ्रिट्ज, अर्नेस्ट, जैक और फ्रांस जो अकेले जीवित रहने के लिए छोड़ दिए गए। They weathered the great storm waiting in the ship's hold. The ship survived the night and the family found themselves within a sight of a tropical desert island. उन्होंने जहाज की पकड़ में इंतजार कर रहे महान तूफान का पूर्वानुमान लगाया। जहाज रात में बच गया और परिवार ने खुद को एक उष्णकटिबंध में रेगिस्तान में पाया। The next morning they decided to get to the island they could see beyond the reef. With much efforts, they constructed a vessel out of tubs. After they filled the tubs with food and ammunition and all other articles of value they could safely carry, they rowed towards the island. Two dogs from the ship, named Turk and Juno, swam beside them. The ship's cargo of livestock, gun and powder, carpentry tools, books, a discernible penance, and provision had also survived. अगली सुबह उन्होंने द्वीप पर पहुंचने का फैसला किया, जिससे वे चट्टान से परे देख सकते थे। बहुत प्रयासों के साथ उन्होंने टब से बर्तन का निर्माण किया। भोजन और गोला बारूद के साथ टबों को भरने के बाद और मूल्य के अन्य सभी लेखों को वे सुरक्षित रूप से ले जा सकते थे। वे द्वीप के ओर बढ़ने गए। तर्क और जूनो नाम के जहाज के दो कुत्ते उनके बगल में तैर गए। पशुधन, बंदूकें, पाउडर, बड़े घिरी उपकरण, किताबें, एक डिसेबल पिनेंस इट मीन्स अ छोटी सी स्मॉल सेलिंग बोट और जहाज के कार्गो भी बच गए थे। The men knotted a rope at certain intervals and attached piece of bamboo in each knot. Thus they created their ladder. Father returned to the beach and collect driftwood, thinking it would be perfect to build a sledge on runners rather than wheels. Later they used it to transport material. पुरुषों ने एक निश्चय अंतराल पर रस्सी बांधी और प्रत्येक गांठ में बांस के टुकड़े जोड़े। इस प्रकार उन्होंने अपनी सीढ़ी बनाई। पिता समुद्र तट पर लौट आए और ड्रिफ्टवुड एकत्र किए। ड्रिफ्टवुड मीन्स अ pieces of wood which can float on the sea or a smooth land. एकत्र किए, यह सोचते हुए कि पहियों के बजाय धावकों पर एक स्लेज का निर्माण करना सही होगा। बाद में उन्होंने इसका इस्तेमाल सामग्रियों के लिए परिवहन के लिए किया। Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. Corn, melons, pumpkins, and cucumbers were already growing. The next day, only the father and Fritz traveled to the woods and exploring, finding such exotic plants as one with a waxy fruit from which candles could be made. Fritz discovered a tree exuding a rubbery shape from which his father claimed that they
they could make boots. इस बीच एलिजाबेथ ने घोषणा की कि वह जिस बगीचे में गई थी वह स्वस्थ पौधों का उत्पादन कर रही थी। मकई, खरबूजे, कद्दू और खीरे पहले से ही बढ़ रहे थे। अगले दिन केवल पिता और फिट्स ने जंगल की यात्रा की, तलाश की और ऐसे विदेशी पौधे की खोज जिसमें मोमी फल थे, जिनसे मोमबत्तियां बनाई जा सकती थी। फिट्स ने एक रबर की शेप को छोड़कर एक पेड़ की खोज की जिससे उनके पिता ने दावा किया कि जूते बना सकते हैं। Thinking ahead of the next winter, father decided to create a place safe from the elements, a strong storage fort to protect themselves and their belongings. Fitz came up with the idea of a cave. Not finding one, they thought of carving out their own cave in the rock, abutting their camping site on the smooth face of the rock. Father marked the dimension for an opening, and they picked away at the hard surface with their axes, chisel, hammers, and shovels. Over the next several days, the family cut windows in the rock to allow for cross currents of the air and for sunlight to enter the cave. When they had finished, they had 4 rooms, complete with a fireplace. They now had a new winter home. अगली सर्दियों के आगे सोचते हुए पिता ने खुद को और अपने सामान की सुरक्षा के लिए तत्वों से सुरक्षित जगह बनाने का फैसला किया। फिट्स एक गुफा के विचार के साथ आया था। एक गुफा को न पाकर उन्होंने चट्टान में अपनी खुद की गुफा को खोदते हुए अपने डेरा डाले हुए स्थल को नष्ट करने का विचार किया। चट्टान के चिकने चेहरे पर पिता ने एक उद्घाटन के लिए आयामों के चिन्ह का उपयोग किया। वे अपने कुल्हाड़ी से छीनी, हथौड़ा और फावड़ियों के साथ कठिन सतह पर दूर ले आए। अगले कई दिनों में परिवार ने चट्टान में खिड़कियां काट दी ताकि हवा और सूरज की रोशनी आर पार गुफा में प्रवेश किए जा सके। जब वे खत्म हो गए तो उनके पास 4 कमरे थे। वह चिमनी के साथ उनके पास अब एक नया शीतकालीन घर था। Because of the low light, the cave house they had built felt oppressive. To remedy this, father and Jack rigged up a new light. They found a bamboo pole that would reach from the floor to the ceiling. Then, after securing it, Jack climbed to the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship. कम रोशनी के कारण उन्होंने जिस गुफा घर का निर्माण किया था वह दमनकारी लगा और यह उपाय करने के लिए पिता और जैक ने एक नई रोशनी की। उन्हें एक बांस का खंभा मिला जो फर्श से छत तक पहुंच जाता था। फिर इसे हासिल करने के बाद जैक पोल के शीर्ष पर चढ़ गया और एक बड़े तेल के दीपक को लटका दिया जिसे उन्होंने जहाज से बचाया था। One day they found that one of the family's huts had been completely destroyed and the cultivated field around it had been trampled and ruined. There were huge footmarks everywhere. Father saw massive damage to trees as well as many huge footprints, which he identified as belonging to an elephant herd. एक दिन उन्होंने पाया कि परिवार का एक झोपड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया है और इसके चारों ओर की खेतों को तहस नहस कर दिया गया है। हर जगह विशाल पद चिन्ह थे। पिता ने पेड़ों के साथ साथ कई विशाल पेड़ों के निशान को बड़े पैमाने पर नुकसान देखा जिसे उन्होंने एक हाथी झुंड के रूप में पहचाना। The next morning, the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated lands. They also finalized their ideas about the new residence. Rather than building a house on a slate, which the elephants could knock down easily, they would
Use 4 strong trees growing in a square near one another as a foundation. The trees were of equal size, approximately 12 feet apart, thus they built another safe home. अगली सुबह परिवार ने सभी जंगली जानवरों को अपनी खेती योग्य भूमि में प्रवेश न करने के लिए हतोत्साहित करने के लिए एक नई रक्षा की शुरुआत की। उन्होंने नए निवास के बारे में अपने विचारों को भी अंतिम रूप दिया। स्टिल्ट पर एक घर बनाने के बजाय जो हाथी आसानी से नीचे दस्तक दे सकते थे, वे नींव के रूप में एक दूसरे के पास एक वर्ग में बढ़ने वाले 4 मजबूत पेड़ों का उपयोग करेंगे। पेड़ बराबर आकार के थे, लगभग 12 फीट अलग। इस प्रकार उन्होंने एक और सुरक्षित घर बनाया। 10 years passed, and the young boys were now young men, and their parents were very proud. They called the island New Switzerland. Many adventures occur over the years. 10 साल बीत गए और युवा लड़के अब जवान हो गए थे और उनके माता पिता को बहुत गर्व था। उन्होंने द्वीप को न्यू स्विट्जरलैंड कहा। कई रोमांच वर्षों में हुए। On the shore of another island, Fritz had knocked down an albatross, which was threatening to attack him, and found a rag tied to the large bird's leg. On the rag was a message that an Englishwoman had been stranded on the smoking road. Fritz had no idea how old the message was. His father suggested that Smoking Rock sounded like a reference to a volcano. Since there were no volcanoes in the vicinity, the birds might have come from hundreds of miles away. दूसरे द्वीप के तट पर फ्रिज ने एक अल्बाट्रोस में दस्तक दी थी, जो उस पर हमला करने की धमकी दे रहा था, और बड़े पक्षी के पैर में एक चीर बंधा पाया। चीर पर एक संदेश था कि एक अंग्रेजी महिला वोल्केनो की चट्टान पर फंसी हुई थी। फ्रिट्ज को पता नहीं था कि संदेश कितना पुराना था। उनके पिता ने सुझाव दिया कि स्मोकिंग रॉक एक ज्वालामुखी के संदर्भ की तरह लग रहा था। चूंकि आसपास में कोई ज्वालामुखी नहीं थे, इसलिए पक्षी सैकड़ों मील दूर से आया होगा। However, Fritz felt that someone needed his help. He was determined to do his best to find the sender. Before returning home, he had written his own note on the rag, retied it to the albatross leg, and had watched the bird fly off. The note told whoever received it, "Do not despair. Help is near." Fritz then successfully rescued the young woman, Jenny Montrose. Though shy at first, soon she got used to living with the Robinson family. हालांकि फ्रिट्ज को लगा कि किसी को उसकी मदद की जरूरत है और वह भेजने वाले को खोजने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए दृढ़ था। घर लौटने से पहले उसने चीर पर अपना खुद का नोट लिखा और उसे अल्बाट्रोस के पैरों में बांध दिया और पक्षी को उड़ते हुए देखा था। नोट में बताया गया है कि जिसने भी इससे प्राप्त किया है वह निराश ना हो, मदद पास है। फ्रिट्ज ने तब सफलतापूर्वक युवती जेनी मॉन्ट्रेस को बचाया। हालांकि पहले तो शर्म आ रही थी, जल्दी उसने रॉबिन्सन परिवार के साथ रहने की आदत पड़ गई। One day they show a ship which had laid anchor and encampment had been set up on one of the smaller islands. After checking the people through their spyglass, Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned it up. They did not want the crew to think they were savages, and the next day Fritz and his father met the captain and told him their own history as well as Jenny's. To everyone's surprise, it had been Jenny's father who had inspired the captain's search. He believed his daughter was still alive after 3 years. The captain had decided to attempt to find her. एक दिन उन्होंने एक जहाज देखा जिसमें लंगर रखा था। छोटे द्वीपों में से एक पर एक अतिक्रमण स्थापित किया गया था।
अपने स्पाई ग्लास मतलब दूरबीन के माध्यम से लोगों की जांच करने के बाद फ्रिट्ज और उनके पिता ने घर लौटने के बाद खुद की घोषणा करने का फैसला किया और इसे साफ किया। वे नहीं चाहते थे कि चालाक दल यह सोचे कि वे बार्बर है। मतलब बर्बर का मतलब होता है यहाँ पे आदिवासी और जंगली। अगले दिन फ्रिट्ज और उसके पिता कप्तान से मिले और उन्होंने अपना इतिहास और जेनी का इतिहास बताया। हर किसी को आश्चर्यचकित करते हुए यह जेनी के पिता थे जिन्होंने कप्तान की खोज को प्रेरित किया था। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी 3 साल बाद भी जीवित है। कप्तान ने उसे खोजने का प्रयास करने का फैसला किया था। With a burst of celebration, the family, passengers, and crew of the British vessels headed towards New Switzerland. Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivors. उत्सव के साथ ब्रिटिश पोत का परिवार, यात्री और चालक दल स्विट्जरलैंड की ओर बढ़ गए। बचे हुए लोगों की समृद्धि और अच्छे स्वाद से हर कोई चकित था। The father had kept a record of all the adventures they had on the island. He handed over the journals to the captain to be published. Then the ship departed. पिता ने उन सभी रहस्यों का रिकॉर्ड रखा था जो उनके पास द्वीप पर थे। उन्होंने प्रकाशित होने के लिए पत्रिकाओं को कैप्टन को सौंप दिया और फिर जहाज वहां से रवाना हुआ। Friends, this is the summary of our story, and question and answer will be provided in our next video. So please like, subscribe and share it to your friends.